कलचुरीकालीन प्रशासनिक व्यवस्था एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक दशा पर आज बात होगी। सबसे पहले पृष्ठभूमि प्रशासनिक स्थिति के क्या क्या स्रोत हैं उस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे पृष्ठभूमि में। फिर केंद्रीय शासन की क्या स्थिति थी, आमात्य मंडल किस प्रकार था, राजस्व की क्या व्यवस्था थी, न्याय संबंधी कैसी व्यवस्था थी इस काल में, धर्म विभाग किस प्रकार कार्य करता था, युद्ध की प्रणाली, युद्ध के लिए सैनिकों की व्यवस्था किस प्रकार थी, पुलिस की क्या व्यवस्था थी, विदेश विभाग या परराष्ट्र मंत्रालय किस प्रकार कार्य करता था, प्रांतीय शासन की क्या स्थिति थी, प्रांतों की क्या स्थिति थी, गढ़ व्यवस्था जो छत्तीसगढ़ की विशेषता थी, जिसके नाम से छत्तीसगढ़ इस प्रदेश का नामकरण हुआ था, वह क्या व्यवस्था थी, अधिकारी कर्मचारियों की सूची जो इस काल में प्राप्त होते हैं उसका विवरण, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दशा किस प्रकार थी, शिक्षा, साहित्य व मंदिरों की स्थिति क्या थी, इन सभी विषयों पर विस्तारपूर्वक हम चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। कलचुरीकालीन प्रशासनिक व्यवस्था एवं सामाजिक सांस्कृतिक दशा। पृष्ठभूमि देख लेते हैं। कलचुरियों के द्वारा छत्तीसगढ़ पर लंबे समय तक शासन किया गया। इस राजवंश ने 11वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक किसी न किसी प्रकार से छत्तीसगढ़ पर शासन किया। यद्यपि प्रशासनिक व्यवस्था विषयक स्रोत कम प्राप्त होते हैं, किंतु 1868-69 में अंग्रेज अधिकारी चीशम ने कलचुरियों की शासन व्यवस्था पर एक लेख लिखा था, जिससे इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। कलचुरियों के द्वारा परंपरागत शासन व्यवस्था का ही अनुपालन किया गया था। इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्यारेलाल गुप्त ने लिखा है, इन पर धर्मशास्त्रों का अंकुश होता था। राजाओं के बारे में बात कर रहे हैं। धर्मशास्त्रों, स्मृतियों, शुक्र नीति आदि नीतिपरक ग्रंथों में राज्य शासन के तथा वास्तुकला के नियमों का ऐसा विशद विवरण किया गया है जो आधुनिक नियमों तथा प्रणालियों से किसी भांति कम नहीं है। परंपरागत रूढ़ियों, लोकाचार, राजा के कर्तव्य और अधिकार, न्याय प्रणाली आदि कोई विषय छूटने नहीं पाया है। शासन, न्याय, कला इत्यादि जीवन के सभी अंगों पर विधि विधान बनाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त राजा को परामर्श देने वाले राजगुरु एवं मंत्रीगण भी राजा को कुपथगामी होने से रोक देने का सामर्थ्य रखते थे। जनमत का भी आदर किया जाता था। तो इस पृष्ठभूमि में किस प्रकार की शासन व्यवस्था कलचुरियों के द्वारा या दक्षिण कोसल में स्थापित की गई, आइए देखते हैं। पहला है केंद्रीय प्रशासन या केंद्रीय शासन। कलचुरी काल में राजतंत्र शासन पद्धति प्रचलित थी। राजा स्वेच्छाचारी व निरंकुश थे। राजा व राजतंत्र पर संवैधानिक नियंत्रण नहीं था, किंतु बावजूद इसके कलचुरी राजवंश के राजा अत्याचारी व अनियंत्रित नहीं थे। उन पर धर्मशास्त्र का पर्याप्त अंकुश था। राजगुरु जो राजपुरोहित होते थे और मंत्री उनके परामर्शदाता थे। जन कल्याणकारी कार्य करना उनका प्रमुख उद्देश्य था। देवालय और मठ बनवाना, उद्यान, तालाब खुदवाना, विद्वानों और ब्राह्मणों तथा शिल्पियों को दान देना, उनको आश्रय देना इनके प्रमुख कर्तव्य थे। राजा, युवराज, मंत्री, आमात्य व विभिन्न विभागों के अध्यक्षों की सलाह से राजकाज का संचालन राजा करता था। रानी एवं राजपुरोहित भी उनके व्यक्तिगत सलाहकार हुआ करते थे। इस तरह से राजा यद्यपि स्वेच्छाचारी था, किंतु वह निरंकुश नहीं था। उस पर नियंत्रण अनेक प्रकार से, जैसी हमने चर्चा की, इस प्रकार से होता था। आमात्य मंडल राजा के नीचे, मंत्रिमंडल भी कह सकते हैं। कलचुरी कालीन ताम्रपत्र शिलालेखों आदि से राज्य के आमात्यों विषयक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। आमात्य मंडल में 8 मंत्री होते थे। महामंत्री या महामात्य, महासंधि विग्रहीक, महाधर्माधिकरण या महापुरोहित, महाक्षपटलिक, महाप्रतिहार, महासामंत और महाप्रभातु। महामंत्री इनमें
सर्वप्रमुख होता था। वह राजा को शासन प्रशासन विषयक सलाह दिया करता था। संकटकालीन परिस्थितियों में राज्य का कार्यभार वह संभालता था। युवराज को गद्दी पर आसीन कराना राजा के न रहने पर यह उसका कर्तव्य था। खरौद के शिलालेख में उल्लिखित है कि रत्नदेव तृतीय के मंत्री गंगाधर ने संकटकालीन परिस्थितियों में उत्तरदायित्व निभाया था। महामात्य संपूर्ण राज्य के कार्यभार की व्यवस्था करता था। महाप्रतिहार सदैव राजा के पास रहा करता था। राजा से मिलने वाले व्यक्तियों को राजा के पास ले जाना तथा राजा की आज्ञा को अधिकारियों तक पहुंचाना, ये उसका प्रमुख दायित्व था। तीसरा हम देखेंगे राजस्व विभाग। यह विभाग जमाबंदी विभाग के नाम से भी जाना जाता था। राजस्व विभाग को जमाबंदी विभाग भी कहा जाता था। इस विभाग का प्रमुख महाप्रभात कहलाता था। इस विभाग का प्रमुख अधिकारी महाक्षपटलिक कहा जाता था। इस विभाग का कार्य भूमि की नाप कर लगान निर्धारित करना था। इस विभाग के द्वारा आय व्यय का लेखा जोखा भी तैयार किया जाता था। इस शासनकाल में राज्य को कर के रूप में आय प्राप्त होती थी। उदाहरण के लिए नमक कर, खान या खदानों पर कर, वन, चरागाह, बाग बगीचे, आम पर, महुए पर कर लगाना। इसके अलावा जुर्माना आदि से राज्य की आय प्राप्त होती थी। ग्राम के उत्पादन और बाहरी गांव से आई हुई वस्तुओं पर कर प्राप्त किया जाता था। नदी के घाट के उपयोग पर कर, बाजार में बिक्री कर, सब्जियों, हाथी, घोड़े आदि पर बिक्री कर प्राप्त किया जाता था। प्रत्येक घोड़े की बिक्री पर 2 पौर और हाथी के बिक्री पर 4 पौर कर के रूप में प्राप्त किया जाता था। पौर एक छोटा चांदी का सिक्का होता था। इस काल में सोने और चांदी की मुद्राएं और तांबे की मुद्राएं प्रचलन में थी। चांदी के सिक्के को ही पौर कहा जाता था, जो छोटी आकृति का होता था। न्याय विभाग। इस काल की न्याय प्रणाली में दांडिक नामक अधिकारी महत्वपूर्ण होता था। इस काल में राजा ही न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वह आमात्यों, दांडिक व राजपुरोहित की सलाह से न्याय कार्य संपादित करता था। ग्राम स्तर पर ग्राम प्रमुख के द्वारा भी न्याय दिया जाता था। धर्म विभाग। इस विभाग का प्रमुख अधिकारी महाधर्माधिकरणिक या महापुरोहित कहलाता था। कलचुरी शासकों द्वारा दिए गए दान पत्रों में इस अधिकारी का उल्लेख प्राप्त होता है। इस प्रकार के दान पत्रों को लिखने का कार्य एक अन्य कर्मचारी करता था, जिसे धर्मलेखी कहा जाता था। अन्य स्थानों पर इसे दशमूली भी कहा गया है। युद्ध एवं प्रतिरक्षा विभाग। यह महत्वपूर्ण विभाग था। इन राजाओं की सेना चतुरंगिणी थी। डॉक्टर मिरासी ने लिखा है कि सेना में हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, चतुरंगी दल का समावेश था। प्रत्येक सेना का एक प्रमुख अधिकारी होता था। वह शत्रुओं से बचने या रक्षा के लिए दुर्ग का निर्माण करता था। रतनपुर शाखा के कलचुरी शासक बाहर साय ने सुरक्षा की दृष्टि से कोषगई गढ़ में अपना कोषागार बनवाया था। महापीलूपति, जो हाथी की सेना का प्रधान होता था, महाअश्वसाधनिक अश्वसेना का प्रधान था। बलाधिकृत सेनापति को कहा जाता था। इस प्रकार से युद्ध और प्रतिरक्षा विभाग था। पुलिस विभाग। आंतरिक शांति सुव्यवस्था की स्थापना हेतु यह विभाग कार्यरत था। विभाग का प्रमुख दंडपाशिक कहा जाता था। जिन अधिकारियों को चोरों को पकड़ने का कार्य दिया गया था, उन्हें चोरोद्धरणिक या दुष्ट साधक कहा जाता था। लोगों की संपत्ति की रक्षा के लिए नियुक्त कर्मचारी चाट कहलाते थे। रक्षा के लिए नियुक्त कर्मचारी चाट। पुलिस तथा शांति व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारी भट्ट या भट्ट कहलाते थे। चाट और भट्ट इस तरह पुलिस विभाग के कर्मचारी थे। विदेश विभाग भी था। इस विभाग को परराष्ट्र विभाग कहा जाता था। इसके प्रमुख अधिकारी महासंधि विग्रही कहे जाते थे। इस काल के शासकों के दान पत्रों में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। युद्ध और संधि विषयक निर्णयों में इस अधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण हुआ करती थी। तो ये विदेश विभाग या परराष्ट्र विभाग था। इसके पश्चात प्रांतीय शासन, राज्यों के शासन
में क्या स्थिति थी। राज्य या राष्ट्र कई मंडलों में विभक्त होता था। त्रिपुरी के कलचुरी राजा कोकल द्वितीय के 18 पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र गांगेय देव सिंहासन पर बैठा, परंतु अपने शेष भाइयों को 17 भाइयों को उसने निकटवर्ती मंडलों का अधिपति बना दिया। छत्तीसगढ़ के उत्कीर्ण लेखों में कोको मंडल, मध्य मंडल, तलहारी मंडल आदि का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, जो राष्ट्र के भीतर राज्य या प्रांत के रूप में थे। मंडल का प्रधान जो राज्य थे मंडल कहलाते थे। मंडल का प्रधान मांडलिक था, अथवा उन्हें मंडलेश्वर भी कई स्थानों पर कहा गया था। इनके ऊपर महामंडलेश्वर होता था। राजा अथवा सामंत महामंडलेश्वर हुआ करते थे। इस प्रकार से यह प्रांतीय शासन की स्थिति थी। गढ़ों की व्यवस्था जो छत्तीसगढ़ की विशेषता थी, प्रत्येक गढ़, एक गढ़ जो होता था वह 7 बरहों या बरह में विभक्त होता था। एक बरहा में 12 गांव होते थे। इस प्रकार एक गढ़ में कुल 84 गांव हुआ करते थे, 12 सत्ते 84, जिसे गढ़ 84 भी कहा गया है। कई कविताओं में गढ़ 84 का उल्लेख आता है। आमतौर पर लोग इसकी व्याख्या किलों से करते हैं कि छत्तीसगढ़ में 84 किले थे। फिर आश्चर्य होता है कि छत्तीसगढ़ था तो 36 गढ़ थे। ये कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए ये स्पष्ट किया जाता है कि 84 गांव थे, इन्हें गढ़ 84 कहा जाता था। यानी एक गढ़ में 84 गांव, 7 बरहे, एक बरहा में 12 गांव होते थे। इस तरह कुल मिलाकर एक गढ़ में 84 गांव हुआ करते थे। प्रत्येक गढ़ का अधिकारी प्रधान या दीवान कहलाता था। आमतौर पर जब ब्राह्मण इसका प्रधान हो तो उसको दीवान कहा जाता था। अन्य जाति से संबंधित होने पर उन्हें प्रधान कहा जाता था। बरहों का प्रमुख दाऊ कहलाता था। उसके अधीनस्थ गौटिया, प्रत्येक गांव का प्रधान गौटिया कहलाता था। ये सारे छत्तीसगढ़ में आज भी प्रचलित शब्द हैं, देखा जा सकता है। दीवान है वो सरनेम के रूप में ब्राह्मणों के देखने को मिलता है। हमारे आदिवासी परंपरा में भी दीवान सरनेम प्राप्त होता है, किंतु ये दीवान जो थे ब्राह्मण थे और ये गढ़ के प्रधान को कहा जाता था। दाऊ बरहों के प्रधान को और गांव के प्रधान को गौटिया कहा जाता था। इसका दायित्व था लगान वसूली करना गांव में। रतनपुर और रायपुर के 18 गढ़ों का उल्लेख मिलता है। रायपुर में 18 और रतनपुर में 18, कुल 36 गढ़ों का उल्लेख मिलता है, किंतु इनकी संख्या बढ़ते और घटते रहती थी। तो इस प्रकार से ये गढ़ों की व्यवस्था थी। जो गढ़ थे वो बरहों में और बरहे जो थे वो गांव में बटे हुए थे। अन्य अधिकारियों का विवरण शासकों के दान पत्रों, ताम्रपत्रों तथा शिलालेखों से अन्य अधिकारियों के विषय में जानकारी मिलती है, जिनमें महाभंडागारिक, महासामंत, महाकोटपाल, खंडपाल, बलाधीर, मकुटिक आदि नाम प्राप्त होते हैं। ताम्रपत्र लेखकों की नियुक्ति वंश परंपरा अनुसार होती थी, जो केवल ताम्रपत्र लिखने का ही कार्य संपादित करते थे। इस तरह से लोग इतिहास के प्रति भी जागरूक थे, अपने निर्णयों को ताम्रपत्रों में उत्कीर्ण कराया करते थे। किरारी जिला बिलासपुर के काष्ठ स्तंभ, काष्ठ यानी लकड़ी का स्तंभ प्राप्त हुआ है। यहाँ राजा के विविध अधिकारियों के पद की जानकारी मिलती है। जो इसमें उत्कीर्ण है वो इस प्रकार है: नगर रक्षक, सेनापति, प्रतिहार या द्वारपाल, निज सचिव, गुणक या खजांची, गृहपति या राजमहल प्रबंधक, भांडागारिक, भंडार का प्रमुख, हस्त्यारोह या हाथी गृह का अधिकारी, अश्वारोह, पादमूलिक अथवा मंदिरों के रक्षक, रथिक अथवा सारथी, महानासिका या भोजनालय प्रबंधक, हस्तीपक, हाथी पकड़ने वाला अधिकारी। सेना में भर्ती के लिए हाथी पकड़े जाते थे जंगलों से, उसका अलग विभाग था। तो हस्तीपक, हाथी पकड़ने वाला अधिकारी वही व्यक्ति होता था। धावक या डाकिया, धावक इसलिए कहा गया डाकिया को कि वह पैदल चल के, दौड़ के
टाक बांटा करता था, इसलिए उसको धावक कहा गया। सौगंधक या इत्र परीक्षक, सुगंध से संबंधित है, सौगंधक या इत्र परीक्षक। गोमांडलिक या गौशालाओं का अधिकारी। यानशाला युधागारिक या रथ व अस्त्रों का रक्षक अधिकारी। पद विधि दपालक, पद विधि दपालक ये मांस बाजार, जहाँ पर मांस का बाजार लगता था उसका नियंत्रक अधिकारी था। लेखहारिक या पत्रवाहक। कुलपुत्रक या अभियंत्री। सेनानी या महासेनापति आदि का उल्लेख हमें प्राप्त होता है किरारी जिला बिलासपुर के काष्ठ स्तंभ से। ये इन अधिकारियों का विवरण हमें प्राप्त होता है। आइए अब देख लेते हैं अधीनस्थ राजा कौन कौन थे। राजा लक्ष्मण सिंह के कार्यकाल में देसी बही, खाता बही जो बोलते हैं, आमतौर पर लाल रंग का इसमें कवर चढ़ा होता है, देसी बही कहा जाता है। इससे ज्ञात होता है कि बस्तर में सरगुजा सिंह भूमि के राजा रतनपुर के अधीन थे। सरगुजा और सिंह भूमि के राजा रतनपुर के अधीन थे तथा रतनपुर के राजा को कर चुकाते थे, जिसका विवरण जिन राजाओं को अधीनता प्राप्त थी या अधीन थे रतनपुर के, उनमें रामगढ़, प्रतापगढ़, कोरिया और सरगुजा। यहाँ से 21,022 रुपये प्राप्त होता था कर के रूप में। छोटा नागपुर सिंह भूमि से 5,001 रुपये प्राप्त होता था। संबलपुर और बस्तर से 5,015 रुपये प्राप्त होता था। कालाहांडी एवं फुलझर, ये सरायपाली का क्षेत्र है, हमारे कॉलेज के पास स्थित सरायपाली, और कालाहांडी जो उड़ीसा में है, यहाँ से 6,000 रुपये प्रतिवर्ष कर प्राप्त होता था। इस तरह ये इन राज्यों से कर का विवरण बही से, हिसाब वाली पुस्तिका से प्राप्त होता है। इन राज्यों की रक्षा के लिए एक छोटी सी सेना होती थी जिसमें 400 सिपाही और 116 हाथी थे, इसका भी विवरण प्राप्त होता है। अन्य प्रशासनिक इकाई। शासन की शीर्ष प्रशासनिक इकाई राष्ट्र होती थी। राष्ट्र के बाद पुर को राज्य का महत्वपूर्ण अंग माना जाता था। पुर जो होते थे किले से सुरक्षित किए जाते थे, जिस प्रकार से रायपुर पुर था यानी वहाँ किला था, रतनपुर, बिलासपुर, ये जितने भी पुर जिनमें जुड़ रहा है यहाँ पर किले होते थे। इस काल में तुम्माण, रतनपुर, जाजल्लपुर, विकर्षपुर, मल्लालपत्तन, तेजल्लपुर आदि अनेक नगरों में ये पुर थे, यहाँ पर किले का निर्माण किया गया था। बाद में गढ़ों में मिट्टी के किले भी बनाए जाते थे जो गड्ढे से घिरे होते थे, चारों ओर इनके गड्ढे होते थे, उसमें पानी भरा होता था। बाहर साय के शिलालेख से ज्ञात होता है कि कोसगई में एक उपराजधानी इनके द्वारा स्थापित की गई थी, जहां राजकोष को सुरक्षित रखने की व्यवस्था इनके द्वारा की गई थी। राज्य की आर्थिक दशा क्या थी, इस पर चर्चा कर लेते हैं। इस काल की आर्थिक दशा की जानकारी ताम्रपत्रों से नहीं होती है, बल्कि 1869 में अंग्रेज बंदोबस्त अधिकारी चीशम को 1581 ईस्वी में राजा कल्याण साय के राज्यकाल की जमाबंदी की एक पुस्तिका प्राप्त हुई थी। इसमें रतनपुर और रायपुर दोनों राज्यों में कुल मिलाकर 48 गढ़ों का उल्लेख प्राप्त होता है। था छत्तीसगढ़ कहलाता है, प्रारंभ में था, किंतु इस समय 48 गढ़ों का विवरण हमें प्राप्त होता है तथा रुपये 6.5 लाख की वार्षिक आय की जानकारी प्राप्त होती है। यदि इसमें सिर 1 की आय जोड़ दी जाए तो कुल आय 9 लाख रुपए की हुआ करती थी। तो बड़ी आमदनी थी, 9 लाख रुपए राजस्व के रूप में प्राप्त होते थे, बहुत बड़ी रकम थी उस काल के दृष्टिकोण से। अब हम देख लेते हैं करद राज्य, जो राज्य कर दिया करते थे उनका भी विवरण मिलता है। इनमें रामगढ़, प्रतापगढ़, लांजी, अम्बागढ़ चौकी, बस्तर, खरियार, पलसर, सारंगढ़, करौद या कालाहांडी, संभलपुर, सिंहभूमि, चंद्रपुर, रायगढ़,
सोनपुर, शक्ति, कौड़िया, कौड़िया हमारा क्षेत्र था जहाँ पे हमारा कॉलेज स्थित है, ये पिथौरा का क्षेत्र कौड़िया कहलाता था, और सरगुजा करद राज्य थे। दीवा, गणपति, वरिहा व गौटिया आर्थिक दृष्टि से समृद्ध थे। गौटिया गांव में रहते थे। गांव में कृषि योग्य भूमि का 8वां भाग उन्हें निःशुल्क दिया जाता था। गौटिया गांव और सरकार के मध्य, सरकार और गांव या ग्रामीणों के बीच, कृषकों के बीच कड़ी के रूप में कार्य करते थे। लगान की उगाही करना, गांव की व्यवस्था देखना, कर एकत्र कर राजा तक पहुंचाना, ये इनका दायित्व था। प्रत्येक गांव में एक गौटिया हुआ करता था। शहरों और गांवों में मंडपिका या बाजार के मंडप थे। लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि था। हल से वह नापी जाती थी, कृषि की भूमि को हल से नापी जाती थी। एक बैल द्वारा जोती जाने वाली भूमि के बराबर हिस्से को या एरिया को, क्षेत्र को एक हल कहा जाता था। सामान्य तौर पर यह 5 एकड़ का होता था। एक हल कहा जाता था, यानी एक बैल से, हल की जुताई से जितनी जुताई हो सकती हो उसको एक बैल का जोत या जोती जाने वाली भूमि के बराबर एक हल का क्षेत्र, जो 5 एकड़ के लगभग होता था, कहा जाता था। राजा कल्याण साई की सेना में खड्गधारी, कटारधारी, बंदूकधारी, धनुर्धारी और घुड़सवार थे। हाथियों की भी बड़ी संख्या थी। सेना में 14,000 से अधिक लोग कार्यरत थे। अब हम देख लेते हैं शिक्षा, साहित्य एवं मंदिरों का निर्माण, इस संबंध में क्या स्थिति थी। इस काल में राजाओं के द्वारा मंदिरों का निर्माण कराया गया था, जिनमें आरंग, सिरपुर, रतनपुर, पाली, जांजगीर और मल्हार के मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं। इस काल में छत्तीसगढ़ शिक्षा की दृष्टि से समृद्ध था। रायपुर, राजिम, आरंग, मल्हार, खैरागढ़ शिक्षा के केंद्र थे, जहां पर नीति शास्त्र, धर्म, ज्योतिष और गणित की शिक्षा दी जाती थी। कलचुरी शासक साहित्य प्रेमी भी थे। उनके दरबार में संस्कृत के कवि, विद्वान आदि को संरक्षण प्राप्त था। पुजारी पाल शिलालेख से ज्ञात होता है कि नारायण नामक एक संस्कृत का कवि, जिसने रामाभ्युदय नामक ग्रंथ की रचना की थी, वह था। प्राकृत भाषा के कवियों को भी राजाश्रय प्रदान किया गया था। एक वीरा देवी का मंदिर रतनपुर में प्रसिद्ध है, जो इनके द्वारा निर्मित कराया गया था, जिसमें प्राकृत भाषा में एक शिलालेख है। 17वीं शताब्दी में गोपाल मिश्र साहित्यकार हुए, जिन्हें राजा राजसिंह ने राजाश्रय प्रदान किया था। अब देख लेते हैं सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। वर्णाश्रम व्यवस्था प्रचलन में था। वर्णाश्रम जानते हैं आप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये विभाजन पूरे भारत में था, तो छत्तीसगढ़ में भी था, किंतु इसमें कट्टरता बिल्कुल नहीं थी। यश नामक वैश्य रतनपुर का प्रधान था, पुर का प्रधान कहलाता था, पुर का प्रधान था यश नाम का एक वैश्य, जबकि यहाँ पर क्षत्रियों को होना था किंतु वैश्य था। ब्राह्मणों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। इन्हें राजाश्रय भी प्राप्त था। अनेक क्षेत्रों में से ब्राह्मण राज आश्रय प्राप्त करने यहाँ रतनपुर या रायपुर आया करते थे। उत्तर भारत से, सोनभद्र और मध्य भारत से योग्य ब्राह्मण यहाँ तक पहुँचे थे। गढ़पति यदि ब्राह्मण होता था तो उसे दीवान कहा जाता था। क्षत्रियों का समाज में सम्मानपूर्ण स्थान था। ज़्यादातर क्षत्रिय उच्च पदों पर थे। वैश्य वर्ग के लोग व्यापार करते थे, किंतु प्रशासन में भी उनकी दखल थी। वैश्य वल्लभ राज सामंत था। उसने युद्ध में भी ख्याति प्राप्त की थी। पंचायतों में भी वैश्य पदों पर प्रतिष्ठित थे। कायस्थों की भी अच्छी स्थिति थी। वह विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता और कलम के धनी होने के कारण समाज में सम्मान प्राप्त करते थे। कलचुरियों के अनेक प्रशस्तियों के लेखक कायस्थ थे। देवपाल नामक एक मोची, जिसने खल्लारी में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था, यह छत्तीसगढ़ की समरसता का प्रतीक है। समाज में स्त्रियों को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था। नोभला देवी, अल्हण देवी,
लच्छल्ल देवी विदुषी स्त्रियां थीं। माता के कथन पर जाजल्ल देव ने बस्तर के नाग राजा को मुक्त कर दिया था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी कलचुरी काल में दक्षिण कोसल में। अब हम देख लेते हैं सांस्कृतिक दशा। इस काल के शासक धार्मिक प्रवृत्ति के थे। रतनपुर के कलचुरी नरेश परम शैव थे। तुम्माण में राजधानी निर्माण के साथ ही उन्होंने बंकेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था। इसके राज्य में वैष्णव मत को मानने वालों की संख्या बहुत थी। जांजगीर का कलचुरी कालीन वैष्णव मंदिर इस बात का प्रमाण है। रतनपुर में भी लक्ष्मी नारायण की चतुर्भुजी मूर्ति रायपुर संग्रहालय में वर्तमान में मौजूद है। दक्षिण कौशल में शक्ति पूजा का भी प्रचलन था। कलचुरी नरेश धार्मिक प्रवृत्ति के थे। शुभ अवसरों पर गोदान, भूमिदान या ग्राम दान दिया करते थे। अनेक झीलों का निर्माण भी इनके द्वारा कराया गया था। रतनपुर में अनेक सती चौरा प्राप्त होते हैं, जिससे सती प्रथा होने की जानकारी या उसके प्रति समाज के नज़रिए की जानकारी मिलती है कि उनको पर्याप्त सम्मान मिलता था। इस काल में वैदिक कर्मकांड एवं यज्ञों का प्रचार था। कलचुरियों के पूर्व ही इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का पर्याप्त प्रचार हो चुका था। सिरपुर, आरंग, रतनपुर, मल्हार आदि स्थानों पर बौद्ध विहारों का अस्तित्व था। बौद्ध संघ यहाँ पर पूर्व में थे। इनके काल में बौद्ध, जैन और चार्वाक दर्शन का अध्ययन, मनन और मीमांसा क्षेत्र में होती थी। रायपुर का दूधाधारी मठ कलचुरी काल में निर्मित हुआ था। रामानंद संप्रदाय का यह मठ छत्तीसगढ़ में आज भी आस्था का केंद्र है। कलचुरी काल में धर्म विभाग एक पृथक विभाग के रूप में था। इसका प्रमुख अधिकारी महाधर्माकर्णिक अथवा महापुरोहित कहलाता था। तो ये कलचुरी कालीन जीवन था।